गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है चैप्टर 10 है और ये है साइंस का चैप्टर है साइंस। और इसमें भी पार्ट है आपका ध्वनि साउंड। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपका बेसिक जो है वीडियो वो है, तो आप क्या बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो चलिए देखिए ध्वनि क्या चीज होता है। तो ध्वनि का डेफिनेशन ये है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। देखिए तरंग आपका क्या चीज होता है, तो तरंग आपका जो वेव्स होते हैं ना, आपका तरंग मतलब वेव होता है। आप किसी भी तरंग को, जैसे कि मैं जो बात कर रहा हूं तो मेरे तरंग के माध्यम से आपसे सुनाई दे रहा है। आपको इसको देखना है तो तालाब में जो पानी है उसमें एक पत्थर मार के देखिएगा, इसमें इस तरीके से आपका क्या होता है, एक तरंग निर्मित होता है। तो हम उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक यांत्रिक होता है और एक होता है मैग्नेटिक। ठीक है, मतलब चुंबकीय और तरंग दो प्रकार के होते हैं। तरंग दो प्रकार के, एक होता है यांत्रिक और एक होता है चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय इसमें क्या है, ठोस द्रव गैस में चलता है। ठोस द्रव गैस इनमें जरूरत होती है, इनके माध्यम से ही ये चलेगा। यांत्रिक तरंग एक माध्यम की जरूरत होती है तभी जाके ये चलेगा। और चुंबकीय में क्या होती है कि इसमें इसके साथ माध्यम में तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन निर्वात में भी चल जाता है ना, निर्वात में। तो ये अंतर होता है। और इसमें आते हैं रेडियो तरंग, जो भी जितने भी तरंग है ना, वो सारे रेडियो तरंग हो गया, अल्ट्रावायलेट रेस हो गया, एक्स किरण हो गया ये। और इसमें आपका जो है ठोस द्रव गैस के अनुसार से तरंग को करते हैं। तो ये आपका क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो जिसे चलने के लिए माध्यम ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो जो भी कण होंगे उसके कंपन, जैसे कि मैंने सिक्का को उछाला तो उसमें साउंड करेगा, है ना। तो ये कंपन होगी तभी आपका क्या होगा, उत्पन्न होगी। वो कण के कंपन के कारण ही साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, आपस में जो ठोस होंगे, सिक्का ठोस को उछालोगे या गिराओगे जमीन में तो क्या करेगा, आवाज करेगा। तो वही साउंड आपका कण के कारण उत्पन्न हुई। निर्वात या वैक्यूम में संचरण ट्रेवल नहीं कर सकते। एकदम पॉइंट है कि आपका जो ये ध्वनि है वो वैक्यूम या निर्वात, जहां पर वायुमंडल नहीं है वहां पर संचरण नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं करती। ध्वनि तरंगों के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन वाइब्रेशन होता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। जो मैं बात कर रहा हूं वो आप सुन पा रहे हैं, तो ये कारण है। ठीक है, कि आपका जो श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन या वाइब्रेशन होता है और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्वनि यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक प्रकार है। इसलिए ध्वनि तरंगों को संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। भौतिक माध्यम मतलब ठोस द्रव गैस, तो ये आप आगे भी देखेंगे, ये ठोस होता है, ये ठोस द्रव गैस तीनों में संचरण ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यही है आपका भौतिक माध्यम, ठोस द्रव और गैस। वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण निर्वात वैक्यूम में संचरण नहीं करती। तो निर्वात में क्यों संचरण नहीं कर पाती, इसका कारण यह है कि वहां वायुमंडल अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए यहाँ पर सर्वाधिक संचरण ट्रेवल जिसमें होता है, जो आपका कौन सा है, जो क्या बोल रहा है, ध्वनि सबसे ज्यादा जो ट्रेवल करती है, संचरित होती है, वो होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात में जीरो, मतलब निर्वात में आपका ट्रेवल नहीं करती। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, सर्वाधिक ठोस में ध्वनि का संचरण होता है, ट्रेवल होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और आपका वैक्यूम जो निर्वात होता है ना, वैक्यूम, उसमें ट्रेवल नहीं करता, कारण क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ध्वनि के बाद आपका कुछ जानने वाले ध्वनि के प्रॉपर्टीज हैं। आप प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ध्वनि के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए आवृत्ति, ध्वनि के 3-4 गुण जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आयाम, आवृत्ति हो गया, आयाम हो गया, आवर्तकाल हो गया, आवर्तकाल, और एक हो गया आपका तरंग दैर्ध्य। तो ये सबसे आपको इंपॉर्टेंट जो है, ये चारों को समझना पड़ेगा क्या चीज होता है, उसके बाद ही आगे हम लोग ध्वनि पे करेंगे। तो इसके गुण है, ये 4 गुण होने चाहिए, होते हैं, तब जाके ध्वनि उसमें क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो देखिए आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कंपन करती वस्तु 1 सेकंड में जितनी कंपन वाइब्रेशन करती है, कंपन की संख्या कम है ना, करती है, कंपन की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है ना। जैसे कि आपके नीचे में मैं इसको बताऊंगा, कंपन करने वाले वस्तु या बॉडी, जैसे मैंने सिक्का बताया, वो कंपन करने वाली है, ठोस है, वो वस्तु है, बॉडी 1 सेकंड में जितनी तरंग डालेगी, तरंग
जितनी तरंग, तो तरंग क्या चीज है वो मैं अभी और नीचे और बताऊंगा। उत्पादित प्रोड्यूस की उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अब आऊं चित्र में, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से 1 सेकंड में मान लीजिए मैं इसमें डाला, इसमें एक फ्रीक्वेंसी मैंने बनाया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और इस तरीका से क्या किया, यहां से स्टार्ट करके इस तरीका से आपका मैंने ये किया, तो 1 सेकंड में कितना बार ये हुआ, वो उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। मान लो ये 20 बार ट्रेवल करी, अब बार को कैसे गिनेंगे कि कितने बार में, कि कहां से कहां तक एक होगा, ठीक है, कहां से कहां एक तरंग होगा, तो एक फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो आपको देखना है। तो यहां से स्टार्ट हुआ था, तो यहां से ये ऊपर गया, ऊपर वाले जो भाग है वो क्रेस्ट कहलाता है या स्ट्रिंग कहलाता है, आगे इसके बारे में और मैं बताऊंगा। क्रिस्ट है, ठीक है, ऊपर वाले भाग जो है क्रिस्ट कहलाता है, नीचे वाला जो है ट्रफ कहलाता है, TROUGS, ट्रफ। अब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से गया और यहां तक खत्म हुआ, ठीक है, तो ये कहलाएगा एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो यहां से फिर स्टार्ट किया, यहां से ये 2 हो गया, ठीक है, यहां से फिर स्टार्ट किया और यहां से 3 हो गया, 3, और यहां से स्टार्ट किया 4, ठीक है, एक एक को छोड़ के, है ना, क्योंकि नहीं स्टार्ट जब हो रहा है ना इस तरीके से, तो मान लीजिए इसमें 10 आवृत्ति हुआ, तो 10 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 10 बार इसमें गया जल्दी जल्दी, तो हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब जल्दी जल्दी होना हाई फ्रीक्वेंसी होता है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, इस तरीके से धीरे गति से चलने वाला जो है लो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अभी आपका ऊपर में और थोड़ा सा एक फैक्ट बाकी था, ठीक है, यहाँ पर आवृत्ति को हर्ट्ज से नापते हैं, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखिए, इसी को मैं बता रहा था, ये क्रिस्ट किसको बोलते हैं, ये क्रिस्ट ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं, क्रिस्ट या श्रृंग बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, या पीक बोलते हैं, श्रृंग या पीक बोलते हैं, है ना, पीक मतलब एकदम ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, क्रिस्ट। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ, या फिर इसी को बोलते हैं गर्त बोलते हैं, गर्त, नीचे वाला साइड, ठीक है। तो ये जो है एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को एक मिलाकर एक कंपन कहा जाता है, एक फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यही है, यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से यहां तक जैसे लाइन में आया मिन पॉइंट, ये जो बीच का लकीर है वो मिन पॉइंट है, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तो दोनों का मिन पॉइंट, बीच का मध्य बिंदु की एक रेखा खींचेंगे, वो मिन पॉइंट कहलाएगा, ये मध्य बिंदु से, तो ये आने जाने के, जब ये ऊपर गया और नीचे आकर फिर मिन पॉइंट में आया, मिन पॉइंट से स्टार्ट होकर ऊपर गया, फिर मिन पॉइंट आया, फिर नीचे गया, फिर जाके मिन पॉइंट में आया, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये एक फ्रीक्वेंसी, इसी को बोला गया है एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर एक कंपन कहा जाता है। तो ये था आवृत्ति, और इसको आप देख सकते हैं एक बार और इधर के इमेज में, इस तरीका से आपका इमेज है, एक ही चित्र में इसमें बहुत सारा चीज आपको बता दिया गया है। जैसे कि आपका ये आपका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट से ये फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से जा रहा है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। अभी हम लोग आएंगे, ये वेवलेंथ मतलब ये और ये दो क्रिस्ट, मतलब दो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। और ये जो है इसी तरीके से आपका क्या है, जल्दी जल्दी जो होगा, है ना, ये कम हो रहा है, ऊपर वाला में कम हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे चल रहा है, दूर दूर है ना, वेवलेंथ की दूरी है, लेकिन इसमें वेवलेंथ कम है, तो इसको बोलते हैं, जहां वेवलेंथ कम होगा, जहां तरंग धैर्य, वेवलेंथ मतलब होता है तरंग धैर्य, अभी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या चीज होता है, लेकिन आप जान लीजिए वेवलेंथ कम है, इसकी दूरी कम है, मतलब वहां पर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ की दूरी अगर अधिक है, तरंग धैर्य की दूरी अगर अधिक है, दो क्रिस्ट और क्रिस्ट के, ये दो ट्रफ और ट्रफ के बीच, तो क्या कहलाएगा, वो लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका है, ये वही वही जल्दी जल्दी हो रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, और दूर दूर हो रहा है तो लो फ्रीक्वेंसी है। तो ये था हमारा आपका कौन सा था, ये आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में था, ठीक है। जितने एक सेकंड में कंपन करती है उसको ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब है दूसरा नंबर, वो है एम्पलीट्यूड, या क्या है, आयाम, ठीक है। तो ये आयाम क्या चीज होता है, ये आप देखिएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड, कंपन करने वाले वस्तु या बॉडी में, ठीक है, मेन पॉइंट वही मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट से जितनी दूरी में कंपन करे, तरंग की ऊंचाई, उसे आयाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं करूं, ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ठीक है, इसको आप देखिएगा, चित्र बना है, इसको देखिए। तो यहाँ पर जो है, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ और ये गया, ठीक है, और ये नीचे आ गया, ठीक है। ये बीच वाला मेन पॉइंट है ना, वहां से ऊपर गया और नीचे आया, तो यहां से ऊपर गया ये श्रृंग, ये ऊपर कहलाए ये श्रृंग है,
स्विंग मतलब होता है क्रेस्ट, क्रिस्ट। अब क्रिस्ट से मेन पॉइंट की दूरी, कितना ऊंचाई तक वो गया तरंग, कितना ऊंचाई तक गया और कितना ऊंचाई तक नीचे आया, तो यही आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एम्पलीट्यूड, वही आयाम है कि आपका जो क्या था, स्लो था तो नीचे रहेगा, फास्ट है जितना गति देगा उसमें, है ना, तरंग जो है उतने ऊंचाई से और उतना ही नीचे आएगा, तो कितना ऊंचाई है वो बताता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट से क्रिस्ट, स्प्रिंग और ट्रफ, गर्त की दूरी या तरंग की ऊंचाई, तरंग की ऊंचाई कितना ऊंचा गया, सीधी सी बात। ठीक है, तरंग के अधिकतम में न्यूनतम बिंदु और ग्राफ के संतुलन के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं। ग्राफ के संतुलन क्या था, मेन पॉइंट को ही बोला गया। मेन पॉइंट से ऊपर और नीचे की जो दूरी है उसको ही क्या बोलते हैं, आयाम कहा जाता है। आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर है, इसको मीटर, सेंटीमीटर, है ना, इसके छोटे इकाई सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से नैनोमीटर, इससे नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये मीटर दिया है, मतलब इसके साथ में जो भी मीटर वाला जो है उससे नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताने के लिए यही था कि आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये जिस तरीका से गया, ठीक है, जिस तरीका से ये गया और उसी को ही नापने के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये है क्रेस्ट और ये है आपका ट्रफ, इसको नापने की दूरी जो है, नापेंगे कितना है, वही आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका है आवर्तकाल। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड के बारे में देखिए, टाइम पीरियड कंपन वस्तु, वाइब्रेटिंग बॉडी, जो भी वस्तु को हम ले, चाहे ठोस लें, द्रव लें, जो भी जिसमें कंपन होता है, उस वस्तु एक कंपन में पूर्ण करने में जितना समय लगता है, एक कंपन किसको बोल रहे हैं, अब देखिएगा एक कंपन कब कहलाएगा, जब यहां से स्टार्ट हुआ, मेन पॉइंट से गुजर कर वही मेन पॉइंट में आया, तब जाके एक कंपन हुआ, है ना। ये कितना समय लिया इस कंपन को करने में, वही उसका क्या है, टाइम पीरियड। इसका फार्मूला भी है नीचे में, है ना। तो एक टाइम पीरियड मतलब कितना होता है, एक आवर्तकाल मतलब कितना होता है, आवर्तकाल का मतलब होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी मतलब 1/आवृत्ति, कितना एक सेकंड में कितना गया, ठीक है, इतना से इतना तक जाने में कितना टाइम लिया, वही उसका आवर्तकाल है। यहाँ पर अगर देखें तो 1 हो गया, फिर यहां से यहाँ गया 2 हो गया, यहां से यहाँ गया 3, तो जो समय में कितना समय में वो किया, तो 3 फ्रीक्वेंसी इसका आया, तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मतलब समय अवधि होता है। ठीक है, कितना समय लिया, किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक बार और परिभाषा लिखा है, किसी तरंग द्वारा, ये तरंग है जो हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी, एक तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होगा, यहां से लेकर यहां को वेवलेंथ बोलते हैं, इसी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ये यहां से यहां तक दूरी, ऊपर 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 करेंगे, नीचे नीचे को क्या करेंगे, नीचे नीचे के नीचे नीचे, तो गर्त में जो आपका है, ट्रफ में जो बनेगा, वो ट्रफ का आपका एक तरंग दैर्घ्य कहलाएगा। एक तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ये कहलाएगा एक, जब इस रिंग को इससे नापेंगे, है ना, वहां तक पहुंचाएंगे, तो एक वेवलेंथ होगा, एक तरंग दैर्घ्य होगा। तो वही बोला है, किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उसे उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, हम हिसाब वैसे ही लगाएंगे कि यहाँ से है तो ये ऊंचाई से ये ऊंचाई कितना समय लिया, यहां से गया था उसी ऊंचाई में आने तक कितना टाइम लगा, नीचे का अगर नाप रहे हैं तो यहां से ऐसा आया था, नीचे उसी ऊंचाई में आने तक कितना समय लगा, तो ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो इसका आपका तरंग द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी तय करने में लगा समय को ही आवर्तकाल कहते हैं। 3 परिभाषा के रूप में आपको दिया गया है। आपका ये जो देखिएगा, वन साइकिल किसको बोला जा रहा है, वो देखिए, वन साइकिल, एक चक्र, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको तो वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और जब यहां से यहां तक कैसे आएगा, यहां तक जब आएगा, ठीक है, तो ये जो है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, वेवलेंथ आ जाएगा, ये है वेवलेंथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में भी यहाँ दिया है, तो ये बीच की दूरी जो है एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका जो परिभाषा है, परिभाषा के बाद ना आपका जो आ गया, वो है आपका एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, है ना। आवर्तकाल हिंदी में लिख लीजिए, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति ये होता है। ठीक है, अगर इसी का हम वो आवृत्ति का फार्मूला निकाले, शुरू में हमको देखना था, आवृत्ति का फार्मूला बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल, तो ये अंग्रेजी में हिंदी में आप दोनों जानिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड।
आवर्तकाल। चलिए नेक्स्ट है आपका, लास्ट है वो है आपका तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सारे चीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए पहले ही बताना पड़ा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ क्या है? तरंग के दो श्रृंग, क्रेस्ट, देखिए क्रेस्ट है ये, इसी को ही पीक बोला गया है, ये CREST है, क्रेस्ट है। तरंग के दो श्रृंग मतलब एक श्रृंग ये हो गया, एक श्रृंग ये हो गया। तरंग के दो श्रृंग है, ये एक श्रृंग ये, एक श्रृंग ये, अब ये तीसरा श्रृंग हो गया। ठीक है, उसी तरीका से आपका नीचे का है क्रेस्ट, ट्रफ के एक श्रृंग, ये गर्त है, ये गर्त है, तो यहां भी 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, तो इसको वेवलेंथ किसको कहते हैं? देख, तरंग के दो श्रृंग, क्रेस्ट या दो गर्त ट्रफ की साथ साथ कंसेक्यूटिव दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। देखो दोनों के बीच की दूरी है ना, ये पीक और ये पीक, दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। किसी तरंग के दो क्रमगत शिखर, शिखर मतलब इसी को पीक को बोला जाता है। ठीक है, क्रमगत शिखर या है ये, या घाटियों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। घाटी मतलब गर्त को बोला गया है, इनके बीच की दूरी को क्या बोला गया है? दो घाटी के बीच, ये घाटी, दोनों के बीच की दूरी वेवलेंथ। ठीक है, दो आपका पीक है, दो हाइट ऊपर वाला का, दोनों के बीच की दूरी क्या है? तरंग दैर्घ्य है। इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा, ये है आपका लेम्डा का साइन, लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है, इसमें सेंटीमीटर, नैनोमीटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य किसी तरंग की न्यूनतम दूरी होती है जिसके बाद तरंग अपने आप को दोहराती है। सिंपल सी बात है, एक न्यूनतम दूरी जिसके बाद वापस से वो तरंग उसी में आएगी। श्रृंग में जाना है तो श्रृंग में आएगी, उसके बाद ही गर्त में जाएगी। ऐसा नहीं कि यहां से ऐसे करके ऊपर आ जाएगी, नहीं आएगी। जब तक गर्त में नहीं जाएगी, जब तक नीचे नहीं जाएगी, तब तक वेव जो है दोनों तरफ से चलेगी। ठीक है, यहां पर है आपका लिखा है कुछ खास पॉइंट है। ठीक है, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग, रेडियो वेव्स, गामा रेस, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इसके बारे में कुछ खास बातें बताया गया है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कौन सी तरंग की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? ठीक है, सबसे अधिक वाला जो किरण है वो है आपका रेडियो तरंग। गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये है 1 नैनोमीटर, और ये आपका है 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है, जो सबसे अधिक होती है तरंग दैर्घ्य, है ना। और सबसे कम वाला होती है 1 नैनोमीटर से कम। तो ये दो चीजों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी का तो संभावना है कि नहीं है, लेकिन ये दो चीज सबसे ज्यादा होती है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, और गामा किरण की सबसे कम होती है। ये दो चीज आपको याद होना चाहिए। दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश से कम, अगर दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट है ना, उससे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग को पैराबैंगनी तरंग कहते हैं। पैराबैंगनी किरण की जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेस की जो होती है ना तरंग दैर्घ्य, वो है 10 से 8 मिलीमीटर से आपका 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, एक्सरे 10 से 13 मीटर के बीच, इंफ्रारेड और रक्त किरण है 700 नैनोमीटर से 10 मीटर के बीच, सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव 10 से 1 मीटर के बीच। तो ये आपके कुछ फैक्ट हैं। अब इसमें से बता रहा हूं आपको, रेडियो तरंग और गामा किरण सबसे सर्वाधिक और सबसे कम को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का इनका जो मेन पॉइंट था वो आपको करना था। ये पहला वीडियो में हमने जो 4 चीजों को जो सीखा वो बेसिक्स था इस चैप्टर को, ध्वनि को समझने के लिए, है ना। 4 जो बातें हैं, आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब आयाम हो गया, और तरंग दैर्घ्य, ये चारों को समझने के बाद ही हमारा जो है आगे साउंड के चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।